हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, अभी तक हम देख रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जो फोटो करंट है उसको हम 3 वेज में एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, और उसके बाद जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा वो क्या देखा, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज। तो अब जो हमारे पास है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमें अभी यहाँ पे क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। बोले तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो रेडिएशंस आ रही हैं इस प्लेट पे गिर रही हैं, इन रेडिएशंस को अगर आप बढ़ाते हो या कम करते हो, क्या बढ़ाते हो, उनकी फ्रीक्वेंसी, तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये अब हमें यहाँ पे देखना है। ध्यान से सुनना है बेटा आप लोगों ने। देखो बेटा, होता क्या है, ये जो एक्चुअल में जो ये रेडिएशंस आ रही हैं यहाँ से एक्चुअल में, और ये हिट कर रही हैं इस प्लेट पे, ये जो नंबर ऑफ हिट्स हैं, बोले तो ये नंबर ऑफ हिट्स हैं, इनमें से बहुत ही कम सक्सेसफुल होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलता है। समझ लो लाख में से, मान लो लाख में से 1 होता है, कोई एक होता है। अगर ये जो रेडिएशंस आ रही हैं, ये जो रेडिएशंस आ रही हैं और इस प्लेट पे गिर रही हैं, अगर ये रेडिएशंस वीक रेडिएशंस हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। अगर ये वीक रेडिएशन तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए रेडिएशंस की, तब प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल पाए। ज़रूरी तब भी नहीं है, ज़रूरी तब भी नहीं है, वो तो सक्सेसफुल हिट होगा तभी निकलेगा, पर एक मिनिमम स्ट्रेंथ से कम स्ट्रॉन्ग रेडिएशन बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि मान लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो 100 रेडिएशंस आके इस प्लेट पे गिर रही हैं। 100 में से 20 सक्सेसफुल होते हैं और 80 क्या होते हैं, नॉट सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल नहीं होते हैं। यानी कि जो 20 हिट्स हैं वो हिट सक्सेसफुल हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालने में। अब जो 80 हिट्स हैं वो क्या है, नॉट सक्सेसफुल। अब उन 80 में से भी मान लो कुछ की एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा थी, पर वो सक्सेसफुल हिट्स नहीं थे, वो साइड से निकल गए भाई, वो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाए। और कुछ की एनर्जी तो रिक्वायर्ड एनर्जी से कम थी। अब उनकी रिक्वायर्ड एनर्जी से कम थी, वो तो सक्सेसफुल होने ही नहीं थे, पर जो सक्सेसफुल होने थे उनमें से भी बहुत कम ही सक्सेसफुल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। ठीक है, पर कुछ जो सक्सेसफुल होने चाहिए थे उनमें से भी बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, एक ग्राफ ड्रा करें, तो अगर इस इफेक्ट से हमें ये पता चलता है कि अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करूँ किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। तो एक्स एक्सिस के अलांग आपने फ्रीक्वेंसी ड्रा की है और वाई एक्सिस के अलांग आपने क्या ड्रा किया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, 1 मिनट, देखो शाबाश, ध्यान से सुनना है आपने। तो होता क्या है, जो रेडिएशंस आ रही हैं, तो ये ग्राफ आपका देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ग्राफ शुरू होता है। ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ग्राफ शुरू होता है। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं न्यू नॉट लिखा है मैंने इसको, सॉरी इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद आपका ग्राफ शुरू होता है। आप ये देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम हुई, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इससे कम हुई, तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़रूरत कितनी पड़ रही है, 0। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो अगर कोई रेडिएशंस आ रही हैं और वो रेडिएशंस क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम है, तो उनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, 0। 0 क्यों होगा, जब कोई निकलेगा ही नहीं तो रोकोगे किसको,
जब कोई आएगा ही नहीं तो रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू इतनी सी फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी से अगर कम हुई तो रेडिएशन कितनी भी गिरे वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम आएगी तो जितनी मर्जी गिरती रहे रेडिएशन इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लो अब क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं बढ़ाता हूँ, ये अमाउंट मैंने बढ़ा दिया, तो अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो उन जो इलेक्ट्रॉन्स पहुँचना शुरू हो गए हैं, तो उनको रोकने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ रही है? स्टॉपिंग पोटेंशियल की, स्टॉपिंग। अगर मान लो इसके बाद और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो उन रेडिएशंस की, अब देखो और ज़्यादा आपको क्या चाहिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो इससे मुझे तो ये पता चलता है कि रेडिएशंस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशंस होगा, मतलब ज़्यादा स्ट्रांग रेडिएशंस, नंबर में ज़्यादा नहीं, क्वालिटी में ज़्यादा, स्ट्रेंथ में ज़्यादा। तो ज़्यादा स्ट्रांग जो रेडिएशंस होगा वो प्लेट पे गिरेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि देखो ये जो टर्म है आपके पास, ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो मेजर होता है किसका? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, क्या होता था उसमें? जैसे रेडिएशंस आती थी, इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, आप स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते थे। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वो वैल्यू होती है जब फोटो करंट कितनी हो जाती थी आपकी? 0 हो जाती थी। क्यों? क्योंकि आपने सारे के सारे मैक्सिमम एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक देते थे आप। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है EVS। E क्या है? इलेक्ट्रॉन, और VS क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, इक्वल टू 1/2 mv²। और ये किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब ध्यान से सुनना है आपने, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है अगर ज़्यादा एनर्जी लेकर रेडिएशंस आता है, जो रेडिएशंस आ रही हैं उनके पास अगर ज़्यादा एनर्जी है, वो आके प्लेट पे गिरते हैं, तो उस एनर्जी का कुछ फिक्स वैल्यू इलेक्ट्रॉन को आजू बाजू के मटेरियल से फ्री करवाने में कंज्यूम हो जाता है, और बाकी की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाती है। तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग रेडिएशन से ज़्यादा स्ट्रांग वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि जो फिक्स अमाउंट की वैल्यू है उससे जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाती है। देखो एनर्जी की बात कर रहा हूं तो हमें पता है कि एनर्जी ऑफ ए फोटॉन किसके बराबर होता है? E = hc/λ = h न्यू। किसके बराबर होगा ये? h न्यू। अगर इसकी जगह मैंने न्यू नॉट लिख देता हूं तो ये न्यू नॉट बोले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास ये वाली आपके पास क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ये लिख देता हूं तो आप इसको बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन। E = h न्यू। कहने का मतलब है यानी कि इतनी फ्रीक्वेंसी बोले तो इतनी फ्रीक्वेंसी की मिनिमम इतनी एनर्जी वाली रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के काबिल हैं। जो रेडिएशंस आ रही हैं उनकी इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी हमारे पास इस तरह से मिल जाएगा। E = h न्यू। h क्या हमारे पास? प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए किसको? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के। जो रेडिएशन जाएगी अगर उनके पास इतनी एनर्जी है तो वो काबिल हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इजेक्ट कराने के। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो h न्यू नॉट एनर्जी वो क्या करता है? केवल फ्री होने में कंज्यूम करेगा, ताकि आजू बाजू के स्ट्रक्चर से, लैटिक्स से खुद को फ्री करवा पाए।
सो दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अब जो वर्क फंक्शन क्या है? एक एनर्जी की अमाउंट है जो मटेरियल अब्जॉर्ब कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए। अब जो बची हुई एनर्जी है, यानी कि जितनी एनर्जी फोटॉन लेके आया उसमें से आपने माइनस कर दी ये वाली एनर्जी, तो बाकी कौन सी एनर्जी? ये वर्क फंक्शन वाली। तो बाकी जो आपके पास एनर्जी होगी वो कहाँ चले जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो ये एनालिसिस है फ्रीक्वेंसी का। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो, आप क्या करते हो? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो कोई रेडिएशन जो आकर हिट करता है वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई रेडिएशन पहले ही इलेक्ट्रॉन के काबिल है, निकालने के काबिल है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज कर दी, यानी कि उन रेडिएशंस को आपने क्या कर दिया? और स्ट्रांग कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि वो जो उसको इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उससे वो ज़्यादा एनर्जी उसको यूज़ करेगा, अभी भी एनर्जी उतनी ही उसको यूज़ होगी, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जो वर्क फंक्शन ऑफ ए मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। वर्क फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसी भी मटेरियल का वर्क फंक्शन क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी पे। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है खुद की, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तभी इसको मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी बोलता है। हर एक मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। यानी कि एक मटेरियल से बोले तो एक मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन का चारों तरफ का लैटिक्स है, उस लैटिक्स से फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हर मटेरियल की क्या है? अपनी अलग अलग है। और आने वाली रेडिएशन, जो रेडिएशंस आ रही हैं वो चेंज नहीं होती उससे। ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है ये वर्क फंक्शन। कहने का मतलब कोई भी मटेरियल है, इसको आगे डिटेल में भी हम पढ़ेंगे वर्क फंक्शन। तो कोई भी मटेरियल है तो उसकी अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है, भाई इतनी रेडिएशंस आएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर उससे ज़्यादा रेडिएशंस आएगी तब भी उतनी ही वो यूज़ होगी, यूज़ तो उतनी ही होगी, जो बाकी जो बची होगी वो उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये आपके पास एनालिसिस है किसका? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। तो 3 टर्म्स हैं, जैसे इसके बाद हमारे पास इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और फोटो